हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर साझा करने वाले हैं। बादलों ने आज फिर साजिश की, बादलों ने आज फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है वही आसिया बसाने की। तो बच्चों, आज हम प्रकाश विरुद्ध प्रभाव वाले चैप्टर से छोटे और बड़े क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शॉर्ट सभी को समझते हैं। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं बच्चों। इसको हम लिखेंगे एस न्यू इज इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। इसके और रूप भी है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रीवियस एग्जाम में फिर भी पूछा जा चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड निबंधात्मक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों अपना, निरोधी विभव। निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है? तो इसको याद कर लो बच्चों, ये करता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश विरुद्ध प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति किससे अधिक होनी चाहिए? किससे अधिक होनी चाहिए? किस आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए? ज्यादा नहीं, बस दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो बच्चों, दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए और ऊर्जा कार्य फलन से अधिक होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहते हैं? जैसा कि बच्चों आपको पता है कि किसी भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण, उत्सर्जन हो या फिर हो अवशोषण, दोनों ही सतत रूप से नहीं होते हैं। सतत रूप से नहीं होते हैं और किस रूप से होते हैं? विविक्त रूप से, बंडलों के रूप में। और इन्हीं बंडलों को कहते हैं बच्चों क्वांटा। और आजकल इन्हीं क्वांटा को जानते हैं फोटोन के नाम से। किसी भी वस्तु से ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से नहीं होकर के विविक्त रूप से बंडलों के रूप में होता है और उसे क्वांटा कहते हैं, और इन्हीं क्वांटा को आजकल फोटोन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, क्वांटा को क्या कहते हैं? क्वांटा को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार द्रव्य तरंग के तरंगदैर्ध्य का क्या सूत्र होता है? वेरी इजी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं? 2m के काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी काफी अच्छा है। कण की स्थिति और संबंधित संवेग में अनिश्चितताओं के लिए हाइंजेनबर्ग के सिद्धांत, हाइंजेनबर्ग का नियम, किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एक्स और उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, दोनों का गुणनफल NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, या H/2π का पूर्ण गुणज होता है। हाइंजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी एक प्रयोग का नाम बताइए जिससे दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पुष्टि होती है। पुष्टि होती है, सिर्फ एक ही प्रयोग है, और क्या नाम है उसका? डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग से इसकी पुष्टि होती है। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस हो गए हैं। और भी छोटे क्वेश्चंस है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन मैंने यहां से उठाए हैं। और निबंधात्मक क्वेश्चंस का मतलब यहां से जो बड़े क्वेश्चंस, बड़े नंबर के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, और उसमें है प्रकाश विरुद्ध प्रभाव। अभी हम थोड़े पहले प्रकाश विरुद्ध प्रभाव के बारे में समझते हैं, फिर इससे संबंधित तरंग सिद्धांत किस प्रकार फेल हो गया और आइंस्टाइन ने प्रकाश विरुद्ध प्रभाव की किस प्रकार व्याख्या कर दी, तो हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे, है ना। तो प्रकाश विरुद्ध प्रभाव को समझने के लिए आइए चलिए पहले परिपथ पूरा करते हैं। हमारे पास एक निर्वातित नली है बच्चों, और ये हो गई हमारी निर्वातित नली। निर्वातित नली मतलब इसके अंदर वायु नहीं है। ये निर्वातित नली है बच्चों, और इसके अंदर दो प्लेट लगी हुई है, एक कैथोड सी और एक एनोड ए। और ये है हमारे पास एक गवाक्ष, एक खिड़की, जहां से आएंगे हमारे प्रकाश किरण पुंज। बच्चों, यहां से प्रकाश आ रहा है बाहर से, और वो किस पर आपतित होता है? ये आ रहा है प्रकाश पुंज। यहां से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश आपतित होगा अपनी कैथोड सी पर, और इसको बच्चों कहते हैं उत्सर्जक प्लेट। उत्सर्जक प्लेट। और एक को कहते हैं बच्चों संग्राहक प्लेट। उत्सर्जक प्लेट से बच्चों निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं संग्राहक प्लेट की ओर, और वो संग्रहित करती है, इसीलिए उसका नाम संग्राहक प्लेट है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे
तो यहां से हमें धारा प्राप्त होगी और धारा को हम प्राप्त करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें एक बाह्य परिपथ चाहिए। हम इनके विभवांतर मापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर और समांतर क्रम में बच्चों हम लगा देते हैं एमीटर। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, प्रतिरोध जोड़ देंगे और ये हो गई हमारा बाह्य परिपथ, ये बैटरी है, यहाँ पे हम संग्रहित कर लेंगे, है ना। तो प्रकाश विद्युत धारा का प्रायोगिक प्रेक्षण के लिए यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं हम। और अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रभावों की, जैसे कि क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अपना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाते हुए इससे संबंधित प्रायोगिक प्रेक्षण। तो ये जो प्रायोगिक प्रेक्षण है, इनको समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे विभव का प्रभाव, यानी कि विभव के मान में चेंजेस करेंगे। और विभव किसका? एनोड का। एनोड मतलब ए प्लेट का, संग्राहक प्लेट का। विभव एनोड का विभव चेंज करेंगे और उस विभव के सापेक्ष प्रकाश विद्युत धारा में होने वाले प्रभावों को देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, पहला हम करते हैं ए, विभव को शून्य विभव पर रखते हैं, शून्य विभव पर। और दूसरा हम रखेंगे बच्चों धनात्मक विभव पर, धनात्मक विभव पर। और तीसरा हम रखेंगे बच्चों ऋणात्मक विभव पर। विभव के साथ हम कितने चेंजेस करेंगे? विभव के साथ हम 3 चेंजेस करेंगे। एक हम इसको शून्य विभव पे रखेंगे, दूसरा हम इसको धनात्मक विभव पे रखेंगे और तीसरा हम इसको रखेंगे ऋणात्मक विभव पर। जब शून्य विभव पर रखेंगे तो सी चूंकि उत्सर्जक प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये ऋणावेशित है, और ए प्लेट जो है ना धनावेशित है और ना ही ऋणावेशित है, ये शून्य विभव पर है। तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा अधिक होगी, वो ए पर पहुंच जाएंगे, ए पर पहुंच जाएंगे। यह कॉन्सेप्ट है, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो कहां पर पहुंच जाएंगे? ए पर। लेकिन कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? वो ए पर पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए सी से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंचेंगे जब विभव शून्य रहेगा। और प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान कम रहेगा, या प्रकाश विद्युत धारा कम होगी। उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा कम रहेगी। शून्य विभव पर सी से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच पाते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है वो ए तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसीलिए यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, तो संग्राहक प्लेट पर धारा का मान भी कम, और धारा का मान कम मतलब प्रकाश विद्युत धारा मान कम रहेगा। दूसरा हम कोशिश करते हैं कि यहां से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए? ए पर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित और ए के विभव को कर देंगे हम धनावेशित, तो ये आकर्षित होकर के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचेंगे? ए पर। और ए पर पहुंच गए तो यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब हम यहां पे ए को धनात्मक करेंगे। लेकिन एक समय के बाद में ए के मान का विभव बढ़ाने पर, विभव प्लस करने पर भी धारा नहीं बढ़ेगी। ए का मान कितना भी प्लस करे धारा नहीं बढ़ेगी। कारण यहां से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही ए पर पहुंच चुके हैं। अब विभव बढ़ाने का क्या फायदा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। अगर बचे ही नहीं है तो विभव कितना ही बढ़ाओ धारा का मान नहीं बढ़ेगा, और जब धारा बढ़ेगी नहीं तो इसका मतलब हो गई है धारा नियत, और यही नियत धारा कहलाती है संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। धनात्मक विभव के लिए, एक निश्चित धनात्मक विभव के लिए धारा का मान बढ़ना बंद कर देता है और वहां पर धारा नियत हो जाती है, और वही कहलाती है संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, शून्य विभव और धनात्मक विभव। अब हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक विभव को प्रेक्षित करते हैं। और ऋणात्मक विभव के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ए प्लेट को, या ए प्लेट के विभव को, ए प्लेट के विभव को किसके सापेक्ष? सी प्लेट के सापेक्ष, सी प्लेट के सापेक्ष ऋणात्मक करेंगे।
ए प्लेट के विभव को सी प्लेट के सापेक्ष ऋणात्मक करेंगे। बच्चों मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन सी से निकल रहे हैं जो कि खुद ही ऋणावेशित है, और अब हम ए को भी ऋणावेशित करने वाले हैं, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इस ऋणावेशित प्लेट द्वारा प्रतिकर्षित होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो कुछ समय तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ए का मान और अधिक ऋणात्मक करने पर सी से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच पाएंगे, और उस कंडीशन में प्रकाश विरुद्ध धारा का मान हो जाएगा 0, और प्रकाश विरुद्ध धारा का मान 0 हो गया तो उस विभव को हम कहेंगे निरोधी विभव। बच्चों ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है। प्रकाश विरुद्ध धारा 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि इसको हम ऋणावेशित कर देंगे तो ऋणावेश की तरफ इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, और सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब ए पर ही नहीं पहुंचेंगे तो धारा का मान 0 हो जाएगा, और जिस विभव पर 0 हो जाएगा उसे हम कह देंगे निरोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव, और निरोधी विभव को लिखते हैं V0 से। तो ये हमने तीनों प्रभाव देख लिए हैं। अब इनके ग्राफ देख लेते हैं एक बार। विभव के साथ प्रकाश विरुद्ध धारा का ग्राफ देख लेते हैं बच्चों एक बार, और ग्राफ समझने की कोशिश करना क्योंकि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रकाश विद्युत धारा का मान है। यहाँ पर हमने प्रकाश की तीव्रता नियत रखी है, और हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अभी इस ग्राफ को समझते हैं कि इस प्रकार का क्यों प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा धनात्मक विभव, ये शून्य विभव, और ये हो गया हमारा ऋणात्मक विभव यानी कि V0। क्योंकि ए को ऋणात्मक किया था तभी निरोधी विभव आया था, तो जीरो से इस तरफ वाली माइनस एक्स वाली लाइन को क्या कहते हैं? माइनस विभव, और वो प्लस वाला वोल्टेज अपना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा शून्य विभव था तो धारा का कुछ ना कुछ मान है। देखो यहाँ पे जब शून्य विभव था तो धारा का कुछ ना कुछ मान है यहाँ पर। फिर हमने विभव को और बढ़ाना शुरू किया तो धारा का मान थोड़ा सा और बढ़ने लग गया, धारा का मान और बढ़ने लग गया, लेकिन फिर विभव का मान बढ़ाने पर धारा का मान नहीं बढ़ा, धारा का मान नियत हो गया, जिसको हमने क्या बोला था? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो ये कौन सी स्थिति है? संतृप्त धारा वाली। और यहाँ पे हमने क्या नियत रखी है? तीव्रता आई को नियत रखा है, तीव्रता नहीं बढ़ाई है, तीव्रता नहीं बढ़ाई है। और ये विभव कौन सा है बच्चों? निरोधी विभव। तो ये इसका ग्राफ हो गया कि निरोधी विभव पर धारा का मान 0 हो गया। देखो विभव को हम घटाते चले जाएंगे, धारा का मान 0 हो गया है। कहां पर 0 हो गया है? V0 पर। 0 पर 0 नहीं है, 0 पर कुछ भाग है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद में V पर जैसे ही हमने प्लस किया धारा का मान थोड़ा सा बढ़ा और बाद में नियत हो गया। नियत को क्या बोल दिया हमने? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो ये ग्राफ हो गया किस किस के बीच में? एनोड प्लेट के विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीव्रता का प्रभाव। और तीव्रता का प्रभाव क्या कहता है? दूसरा प्रभाव है अपना तीव्रता का प्रभाव। और तीव्रता का प्रभाव क्या कहता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। कि तीव्रता हम बढ़ाएंगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओ और साथ में क्या ले जाओ? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीव्रता बढ़ाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के ए पर ज्यादा पहुंचेंगे, और ए पर ज्यादा पहुंचेंगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अतः प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, और इसका बच्चों ग्राफ भी यही रहेगा। ये तो हो गई प्रकाश विद्युत धारा और ये हो गई है हमारी तीव्रता। तो प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती रहती है। लेकिन यदि हमें ग्राफ पूछा जाए विभव के सापेक्ष प्रकाश विद्युत धारा का, तो वो कैसे ग्राफ बनाएंगे हम? निरोधी विभव और विभव के सापेक्ष प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ पूछा जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी तीव्रता I1 होती तो निरोधी विभव V0 था, और ये हमारा V और ये 0। बच्चों जैसा कि मैंने बात की कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारी दिखा रही है प्रकाश विद्युत धारा को, और ये वाली विभव को। अभी हम एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम तीव्रता और बढ़ाएंगे
और तो तीव्रता और बढ़ाने से हमारी जो है धारा का मान और बढ़ गया है, देखो थोड़ा सा और बढ़ गया है। फिर और तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा का मान और बढ़ गया है। यानी कि अलग अलग तीव्रताओं के लिए धारा का मान देखो, पहले इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, धारा का मान बढ़ गया। और जैसे ही तीव्रता नियत हुई और प्रकाश विरुद्ध धारा भी नियत हो गई है ना। और निरोधी विभव का मान चेंज हुआ क्या? निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करता, तो चेंज क्यों होगा, है ना। तो वी नोट का मान तीनों तीव्रताओं के लिए एक ही है। वी नोट का मान तीनों तीव्रताओं के लिए, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव नहीं बढ़ता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यहां पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये ना तो इसका विभव बढ़ता है ना इसका निरोधी विभव बढ़ता है। तो प्रकाश विरुद्ध धारा किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ये इसका ग्राफ हो गया है। अगला जो प्रभाव है बच्चों अपना, अगला जो प्रभाव है वो प्रभाव है आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव तीसरा प्रभाव है बच्चों, आवर्ती का प्रभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा क्वेश्चन एक साथ ही पूछा जाएगा, लेकिन छोटे क्वेश्चंस आवर्ती पर बहुत सारे पढ़ चुके हैं हम पहले ही। आवर्ती का प्रभाव, अब आवर्ती का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि आवर्ती होती क्या है। आवर्ती, यदि प्रकाश के कणों का कंपन, प्रकाश के कणों का कंपन यदि कम समय अंतराल में होता है तो उनकी आवर्ती अधिक होती है। और आवर्ती अधिक होती है, इसका मतलब है कि उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि आवर्ती का मान बढ़ने से, आवर्ती बढ़ने से बच्चों, आवर्ती का मान बढ़ने से क्या बढ़ता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। सीधा याद रखना इसको कि आवर्ती का मान यदि हम बढ़ा दें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ गई तो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी, जिनकी ऊर्जा कम है, कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी सी प्लेट से कहां पहुंचने लगेंगे बच्चों? ए प्लेट पर। कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी सी से ए पर पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की, ज्यादा पावर वाले इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंचेंगे। और उस कंडीशन में हमें यदि प्रकाश विरुद्ध धारा का मान शून्य करना हो तो निरोधी विभव का मान बढ़ाना पड़ेगा, यानी ए प्लेट को और ऋणात्मक करना पड़ेगा, ताकि यहां पर अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को ए पर आने से रोका जा सके। और उस कंडीशन में हम ए का मान और ऋणात्मक करेंगे, और ए का मान ऋणात्मक करने को कहते हैं कि उसका विभव निरोधी विभव हो गया है। यानी कि आवर्ती बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आवर्ती बढ़ाने पर कौन बढ़ेगा बच्चों? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर कौन बढ़ाना पड़ेगा? निरोधी विभव। यानी कि आवर्ती बढ़ाने से सीधा निरोधी विभव बढ़ रहा है। तो निरोधी विभव का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? आवर्ती पर डिपेंड कर रहा है। तो आवर्ती बढ़ाने से निरोधी विभव बढ़ता है, इतना सा ध्यान रखना। यहां पे यही लिखना है थ्योरी में। ग्राफ देख लेते हैं इसका। और ग्राफ क्या बताना चाहता है कि आवर्ती बढ़ाने से निरोधी विभव बढ़ता है, लेकिन हम फिर तीव्रता को क्या रखेंगे? नियत रखेंगे। और ये हमारी हो गई है तीव्रता। तीव्रता को हमने रख दिया है नियत। तीव्रता नहीं बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। ये धारा है, जब तीव्रता ही नियत रख दी तो इसका मतलब धारा हमारी इससे ज्यादा नहीं होने वाली है, धारा को हम नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा प्लस का वोल्टेज हो गया, ये हमारा प्लस वोल्टेज हो गया, ये जीरो हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस वाला वोल्टेज, यानी कि निरोधी विभव V01। लेकिन यदि हम आवर्ती बढ़ाएंगे तो फिर ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंचेंगे, उन्हें रोकने के लिए ए का मान ऋणात्मक करना पड़ेगा, यानी और ज्यादा ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो ये हमने ऋणात्मक कर दिया है, तो निरोधी विभव का मान फिर बढ़ गया। और फिर हम क्या करेंगे? और निरोधी विभव बढ़ाएंगे। कब? जब आवर्ती और बढ़ेगी। तो ये और निरोधी विभव बढ़ा दिया। लेकिन तीनों के लिए जो धारा का मान है वो नियत ही रहेगा। आवर्ती बढ़ाने से कौन बदलता है? निरोधी विभव। तो ये निरोधी विभव हो गया, यानी कि माइनस में विभव हो गया। तो ये आवर्ती का प्रभाव हो गया। तो बच्चों हमने जहां तक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। बाकी थ्योरी से पढ़ करके ढंग से इनको ढंग से क्लियर करना है। मोटा मोटा मैंने समझा दिया है। बाकी इनकी अच्छे से थ्योरी लिखनी है, प्रेक्षण लिखना है कि देली आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता, कार्यफलन से कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता, है ना। या फिर प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश की तीव्रता से प्रकाशिक विद्युत धारा बढ़ती है ना। आवर्ती बढ़ाने से निरोधी विभव का मान चेंज होता है। तो ये सभी चीजें लिखनी है। एक और चीज कि आवर्ती बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है EV0। तो ये EV0 कैसे होती है? क्योंकि
यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ए पर पहुंचने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है बच्चों। देखो ये इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है और ए भी क्या है, ऋणात्मक है निरोधी विभव की कंडीशन में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, जब यहां पर वो कार्य करेगा, कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेगा। तो विभव की परिभाषा से हमने क्या पढ़ा था, V बराबर W/Q, और ये जो कार्य है वो जाएगा VQ, और कार्य को क्या बोलेंगे हम, V मतलब V0 और Q मतलब इलेक्ट्रॉनों को। तो eV0 किसका है, किया गया कार्य का मान है, और किया गया कार्य ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो K मैक्सिमम बराबर eV0 होता है, ऐसे होता है eV0। तो बच्चों यहां से हमने देखो कुछ ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझते हुए हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ लिया है, और इससे संबंधित प्रायोगिक परीक्षणों का विवरण भी दे दिया है, मैंने तीनों विवरण दे दिए। फिर इस प्रायोगिक सत्यापन का तरंग सिद्धांत तो क्यों सत्यापन नहीं कर पाया, जबकि आइंस्टाइन ने क्यों इसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये 2 3 3 4 4 पॉइंट लिखे हुए सीधा सीधा पढ़ लेना। प्रकाश विद्युत प्रभाव सीधा याद होना चाहिए, उसके बाद में ना तरंग सिद्धांत और ना आइंस्टाइन सिद्धांत तुम्हें परेशान करेगा। 3 3 4 4 पॉइंट है कि आइंस्टाइन ने तो कैसे बता दिया कि प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, जबकि तरंग सिद्धांत ने प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश धारा पर निर्भरता से अंतर स्पष्ट नहीं किया था, या प्रायोगिक तथ्यों से सत्यापित नहीं कर पाया था। तो ये दोनों, ये वो क्यों सफल हो गया, ये क्यों सफल हो गया ना, ये इनको पढ़ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए 2023 के लिए। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फोटोन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए गुण लिखिए। फोटोन की अवधारणा कि किसी भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से नहीं होकर के बंडलों के रूप में होता है, और उन बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्वांटा को आजकल क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसके गुण हैं, तो बच्चों इसके गुण लिख देना। ये पहला तो चलता है प्रकाश की चाल से, प्रकाश चाल से चलते हैं। दूसरा इनकी कुछ ऊर्जा होती है जो कि E बराबर h न्यू के बराबर होती है। तीसरा ये क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, और विद्युत उदासीन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र किसी से भी प्रेक्षित नहीं होते हैं। चौथा लिख देना बेटा इनका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। और एक और पॉइंट लिख देना इनका कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की क्या बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या, किसी सतह से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो प्रकाश की तीव्रता पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा वही यथावत रहती है, ऊर्जा E बराबर h न्यू ही रहती है, इनकी ऊर्जा नहीं बदलती है। तो ये इनके गुण हो गए। एक क्वेश्चन अपना दे ब्रोगली परिकल्पना को उल्लेखित कीजिए, या परिकल्पना का उल्लेख कीजिए, और इसके प्रायोगिक सत्यापन किया था किसका, तरंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग ने। तो डेविसन जर्मर प्रयोग का सावधानी पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये 5 क्वेश्चन निबंधात्मक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, और 7 मैंने छोटे बता दिए हैं। बड़े क्वेश्चंस में भी कुछ छोटे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं।